वेलकम टू द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जिसे इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस कहते हैं और हिंदी में राजस्व या लोकवित्त के नाम से इसको जाना जाता है। आज का हमारा प्रश्न रहेगा, राजस्व या लोकवित्त का अर्थ और उसकी परिभाषा समझाइए तथा लोकवित्त का अध्ययन क्षेत्र बताते हुए इसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व या लोकवित्त या इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस किसको कहते हैं। लोकवित्त अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसका अभिप्राय सरकारी प्रक्रिया में आयगत व्यय के चारों ओर जटिल समस्याओं के केंद्रीकरण से है। यह अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की मध्य सीमा पर स्थित अर्थविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है जो राज्यों के वित्तीय पक्ष का विधिवत अध्ययन करता है। किस प्रकार से राज्य कैसे धन या अपनी आय अर्जित करता है, किन किन क्षेत्रों से करता है, और अर्जित आय का एक बहुत बड़ा भाग जो भी वो अर्जित करता है किस प्रकार से उसको व्यय करता है, किन किन क्षेत्रों में करता है, ये पूरा लेखा जोखा जो कि लोकवित्त के अंतर्गत हम करते हैं। आइए अब देखें इसकी जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक सत्ताओं से आय व व्यय एवं उनका एक दूसरे से समायोजन एवं समन्वय का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से जो भी सार्वजनिक सत्ताएं हैं कैसे वो आय जुटाती हैं और किस प्रकार से उसको व्यय करती हैं, उसका एक दूसरे से जो भी समायोजन है, समन्वय है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार राज्य व्यय तथा आय के सिद्धांत एवं स्वभाव के अनुसंधान को राजस्व कहते हैं। फिंडले सिराज के अनुसार राजस्व ऐसे सिद्धांत का अध्ययन है जो कि सार्वजनिक सत्ताओं के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है। आइए अब देखते हैं राजस्व या लोकवित्त का अध्ययन क्षेत्र। राज्य द्वारा वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जो भी नीतियाँ या जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से राज्य अपनी आय को अर्जित करेगा, किन किन क्षेत्रों से करेगा, कहाँ उसको इन्वेस्ट करेगा, खर्च करेगा, ये जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वही लोकवित्त की विषय सामग्री कही जाती है। लोकवित्त के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। सबसे पहला टॉपिक है सार्वजनिक आय, जिसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अलग से भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किन किन क्षेत्रों से हम आय प्राप्त करते हैं। विस्तार पूर्वक उस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, राजस्व के अंतर्गत सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों, आय के स्रोतों के सिद्धांतों, आय के साधनों का क्रियान्वयन एवं उनके पड़ने वाले प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा सार्वजनिक व्यय होता है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार द्वारा प्राप्त आय को जनता के कल्याण हेतु किस प्रकार व्यय किया जाए, व्यय के सिद्धांत क्या होने चाहिए, सार्वजनिक व्यय का समाज के उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा आय के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम पब्लिक फाइनेंस में अपनी जो नीतियां हैं उनको बनाते हैं, या कोई भी राज्य अपनी नीतियों को तैयार करता है और उन नीतियों के आधार पर ही उसको खर्च करता है जो भी उसकी आय होती है। उसके बाद तीसरा आता है सार्वजनिक ऋण। जब सरकार की आय व्यय की अपेक्षा कम होती है तब सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं। ये ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों साधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। सार्वजनिक ऋण कहाँ से प्राप्त किए जाएं? ऋण लेने के उद्देश्य, ऋणों को किस प्रकार लौटाना है,
व ऋणों पर ब्याज की दरें क्या होनी चाहिए आदि बातों का अध्ययन हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करते हैं, जो कि सार्वजनिक ऋण है और पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है, भाग है। चौथा है संघीय वित्त। भारत में संघात्मक वित्तीय प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आय का बंटवारा किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए तथा केंद्र सरकार राज्यों को किस अनुपात में अनुदान आदि का वितरण करे आदि का अध्ययन संघात्मक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाता है। पांचवा होता है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बजट किस प्रकार बनाया जाए, बजट को पारित करना, करों का निर्धारण एवं करों का कलेक्शन करना, सार्वजनिक व्यय का संचालन व नियंत्रण तथा सार्वजनिक व्यय की अंकेक्षण अर्थात ऑडिट, वित्तीय प्रशासन में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और छठा है राजकोषीय नीति एवं आर्थिक संतुलन। राजकोषीय नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम तैयार किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए देश के तीव्र आर्थिक विकास हेतु कर, आय, व्यय, ऋण एवं घाटे की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए जिससे कि देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहे तथा देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हो सके। इन सारी बातों का अध्ययन हम राजकोषीय नीति एवं आर्थिक संतुलन के अंतर्गत करते हैं। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये 6 बातें जो बताई गई हैं ये पब्लिक फाइनेंस के ये 6 अंग हैं जिनका अध्ययन किया जाता है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, लोकवित्त के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं कि राजस्व के महत्व का अध्ययन हम कैसे करें, किन शीर्षकों के अंतर्गत करें। तो उसमें सबसे पहले इसके महत्व के अंतर्गत हम लेते हैं सरकार के बढ़ते हुए कार्यों की पूर्ति में सहायक है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण राज्य के कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार को विकास संबंधी बहुआयामी और अनेक कार्य संपादित करने पड़ते हैं। परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि अनेक क्षेत्रों में सरकार के दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़े हैं, जिसके कारण सरकार के खर्चे में भी वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार के आय स्रोतों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। सार्वजनिक व्यय और आय के बढ़ते क्षेत्र ने राजस्व के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन में महत्व। जब हम कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें भी पब्लिक फाइनेंस का बहुत अधिक महत्व होता है। हम जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं वो जो भी हमारी आय है उस आय को, उस धनराशि को ध्यान में रखते हुए ही तैयार करते हैं। प्रत्येक देश अपने संतुलित एवं तीव्र आर्थिक विकास के नियोजन को अपना रहा है और आर्थिक नियोजन की सफलता बहुत कुछ राजस्व की उचित व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। जो ऊपर उसके क्षेत्र के अंतर्गत हमने 6 पॉइंट्स का अध्ययन किया है, यदि उन 6 पॉइंट्स को हम एक बहुत ही वेल और गुड प्लानिंग के आधार पर लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक जो हमारी प्लानिंग है, जो कि आज सभी देश अपना रहे हैं और ख़ास तौर से विकासशील देश तो इसको अपना रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एक सही मुकाम पर पहुंच जाती है। तीसरा है आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमताओं को कम करने में सहायक। वर्तमान समय में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या आय और संपत्ति के वितरण में विषमता है। इस समस्या के समाधान में राजस्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4th पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक।
विकासशील देशों में आर्थिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समस्या पूंजी निर्माण की धीमी गति ही रही है। इन देशों में आय और फलस्वरूप बचत का जो लेवल है वो नीचा रहने के कारण पूंजी निर्माण धीमी गति से हो पाता है। इस समस्या के समाधान के उपायों में राजस्व उपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। इस दृष्टि से भी पब्लिक फाइनेंस अर्थात लोक वित्त का बहुत अधिक महत्व है। 6 है मूल्य स्तर में स्थिरता या आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था स्थायित्व के राजकीय हस्तक्षेप अर्थात राजस्व नीति की विशिष्ट भूमिका होती है। करारोपण, लोक व्यय और लोक ऋण की नीतियों के मध्य उचित समायोजन करके मूल्य स्तर में स्थिरता या आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। 7वां पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। प्रत्येक देश में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जनरेशन डे बाय डे बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है आगामी जनरेशन की, तो उनके लिए पहले ही सरकार ने अपनी कुछ प्लानिंग बनानी पड़ती है कि प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती है और उस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए हमें किन किन स्रोतों पर ध्यान देना होगा और उनकी जो आने वाले समय में नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो कितनी बढ़ेंगी, अर्थात विद्यालय कितने बढ़ेंगे या कितनी हमें और अधिक प्लानिंग बनानी होगी। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश या कोई भी प्रदेश इस नीति का निर्माण करता है। देश के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ये 8वां पॉइंट है। आर्थिक संसाधनों का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में उपयोग और इनका सर्वोत्तम प्रयोग सरकार की उचित और प्रभावशाली मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों से ही संभव है। सरकार अपनी बजट नीति के द्वारा उपभोग, उत्पादन तथा वितरण को वांछित दिशा में प्रवाहित कर सकती है। और 9वां पॉइंट है सरकारी उद्योगों के संचालन में सुविधा। आज प्रत्येक देश में किसी न किसी मात्रा में लोक उद्यमों का संचालन किया जा रहा है। इन उद्योगों में विशाल मात्रा में पूंजी का विनियोजन करना पड़ता है। अब वो पूंजी कहाँ से आए? पब्लिक फाइनेंस की आवश्यकता होती है, लोक वित्त की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक ऋण दिए जाते हैं या सार्वजनिक आय के साधनों को बढ़ाया जाता है। इस पूंजी की व्यवस्था करने तथा सामाजिक हित में हानि पर चलने वाले सरकारी उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो भी बीमार मिल पड़े हैं या जो बंद होने के कगार पर हैं, फिर सरकार उनको फंडिंग करती है और सरकार उनको ऋण मुहैया करती है, तब उनका संचालन किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। राजनीतिक क्षेत्र में भी राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार अपनी राजनीतिक नीतियों को उचित प्रकार से क्रियान्वित तभी कर सकती है जबकि उसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन हों और उन साधनों का प्रयोग करने के लिए उसके पास उचित राजस्व नीति हो। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस प्रदेश या देश के पास एक उचित राजस्व नीति हो, एक वेल प्लानिंग नीति हो, तभी वो देश आगे प्रोग्रेस कर सकता है। अर्थात उसी के अनुसार वो अपनी आय के साधनों को क्रिएट करेगा और जो भी आय होगी वो नीति निर्माण करने के बाद ही उसे व्यय किया जाएगा। अर्थात हमें ये देखना होगा कि हमारी जो फर्स्ट नीड हैं, पहली आवश्यकताएं हैं, वो कौन सी हैं, किन किन पर हमें उसको खर्च करना है। आधुनिक युग में जो नीड्स हैं, सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की है, वो सबको मुहैया हो, रोजगार के साधन मिलें। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, उसके बाद परिवहन के साधनों की उचित व्यवस्था हो। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों का निर्माण
कराया जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच।